तो अब हम ज़रा गांधी जी के शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। गांधी जी के जीवन की शिक्षा दीक्षा कैसे रही। उससे पहले एक चीज़ और जान लेंगे कि गांधी जी के कुछ उपनाम भी थे। गांधी जी के उपनाम थे जो एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है, जैसे महात्मा। ये उपनाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, इनको टैगोर जी ने दिया था। एक चीज़ और रिकॉल यहाँ पे आपको करा दें, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला, जो किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक नाम और इनको मिला था, राष्ट्रपिता का नाम मिला था। और राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और बापू, बापू का नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और एक नाम और आता है, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर का नाम जो था विंस्टन चर्चिल ने दिया था। और वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री का नाम फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स का नाम लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। ये कुछ नाम हैं, गांधी जी के उपनाम हैं, और इनको याद रखिएगा। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी महात्मा की पदवी किसने दी थी, राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी थी, बापू किसने कह के पुकारा था, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब इनके बाद थोड़ा गांधी जी की शिक्षा के ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक जो मिडिल की शिक्षा थी उनकी थी, मतलब कि 8वीं तक की शिक्षा, ये पोरबंदर में हुई थी जहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद मैट्रिक हाई स्कूल की शिक्षा इनकी राजकोट में हुई थी। और अब एक चीज़ देखेंगे, ये थे शिक्षा से रिलेटेड इनके। अब जैसा कि हमने बताया था कि 1888 में इनके पुत्र का नाम क्या था, जिनका जन्म हुआ था? रामलाल। 1888 में जैसे ही इनके पुत्र का जन्म हुआ, अब शादी हो जाती है। विवाह होने के बाद जो है आप कुछ एकेडमिक पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके ऊपर धीरे धीरे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं कि आप ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, उसके बाद कुछ कमाएं जिससे आपके अपने परिवार को चला सकें। तो 1888 में रामलाल के पैदा होते ही गांधी जी ने सोचा कि अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में गए तो वहाँ कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? वकालत की, बैरिस्टर की पढ़ाई कर, वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में ये जो है 1889 से लेकर के 91 तक रहे। ठीक है, तो देखेंगे 1888 में जैसे उनका पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद जो है वकालत की पढ़ाई के लिए ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। और 1889 से लेकर के 1891 तक ये इंग्लैंड में रहे। उसके बाद वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ये भारत आए तो इनको एक और पुत्र की प्राप्ति हुई 1892 में। नाम क्या था उसका? मणिलाल। अब ये एकेडमिक अपनी पढ़ाई कर चुके थे, ग्रेजुएट भी हो चुके थे एक तरह से, और अब इनके दूसरे पुत्र की भी प्राप्ति हो चुकी थी। तो अब बात ये उठती है कि अब घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ने लगी कि कुछ अब कमाया जाए, घर के लिए कुछ किया जाए। तो अब इन लोगों ने गांधी जी ने सोचा कि वकालत तो हम कर ही चुके हैं, अब चल करके प्रैक्टिस करें। अब इंग्लैंड से वकालत इन्होंने किया था, तो मैं प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जो है वो थोड़ा एक ऊंचे राज्य में जा कर के, बड़े राज्य में जा कर के काम करना चाहते थे। तो 1892 में मणिलाल जी का जन्म हुआ। तो अब देखेंगे एक चीज़ कि भारत गांधी जी की वकालत भी पूरी हो गई थी,
और गांधी जी भारत आए और 1892 में मणिलाल का जन्म हुआ। अब यहाँ दो दो बच्चे हो चुके थे, दो पुत्र गांधी जी के हो चुके थे और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है और भविष्य को देखते हुए गांधी जी के ऊपर जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी। तो गांधी जी ने सोचा कि अब हमारी वकालत भी पूरी हो गई है और दो बच्चे भी हो गए हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो क्यों ना अब वकालत का कुछ लाभ उठाया जाए। तो गांधी जी, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी इंग्लैंड से पढ़े हुए थे। तो अब ऐसे इस सिचुएशन में वो सोचे कि किसी बड़े राज्य या ऊंचे राज्य में जा कर के अपनी प्रैक्टिस शुरू की जाए। ठीक है, अपना स्टेटस भी मेंटेन रहेगा और कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो गांधी जी चले गए मुंबई। उसे मुंबई नहीं था, उसमें बम्बई था। बम्बई गए, लेकिन उनकी वकालत चली नहीं। अब वकालत नहीं चली तो ऐसे स्थिति में थोड़ी परिस्थितियां ख़राब होने लगीं। घर परिवार को लेकर के वो चिंतित से हो गए। फिर एक चीज़ इसके जस्ट बाद 1893 में गांधी जी एक फर्म से जुड़ गए। फर्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कोई संस्था होती है जिसमें ऐसे एडवोकेट को जोड़ा जाता है जो लोगों की समस्याएं कुछ फीस लेकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो गांधी जी 1893 में एक फर्म से जुड़े। इसी बीच में क्या हुआ कि एक आदमी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला और इनकी ज़मीन थी अफ्रीका में जिसका कुछ मुकदमा था और ये इस फर्म से जुड़े गांधी जी से मिले और गांधी जी इसी मुकदमे को केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। तो अब जाने के बाद गांधी जी जैसे ही अफ्रीका पहुँचे तो मुकदमा तो लड़ना उनको था ही और साथ में वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि रंग भेद का मामला कुछ ज़्यादा ही चरम सीमा पे था। जैसे गोरे और काले का भेद हो गया। लोग वहाँ, जैसे ये कहा जाता है कि अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट वहाँ का है कि उसमें 20% गोरे लोग रहते हैं और 80% काले लोग रहते हैं, फिर भी 20% वाले ही वहाँ पे राज करते हैं। तो ऐसे चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ा गांधी जी को, जिससे ये इनकी भावना को काफ़ी ठेस लगा और काफ़ी व्यथित भी हुए। इसी के दौरान एक घटना घटी जो एग्ज़ाम से रिलेट करके अक्सर पूछ लिया जाता है। एक बार डरबन से प्रिटोरिया, एक बार क्या हुआ, गांधी जी ट्रेन से, जो गांधी जी थे बाय ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा टिकट लिया था, विदाउट टिकट नहीं चल रहे थे जैसे आप लोग चलते हैं। तो उन्होंने बाकायदा टिकट लिया था, वो भी फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और जाके बैठ गए। जाके जैसे ही बैठे तो उनको फिर ये रंग भेद का मामला, इसका सामना करना पड़ा उनको और उनको इससे बड़ा ठेस पहुंचा। काफ़ी कुछ सुनने को मिला, लोगों ने हीन भावना से देखा इनको और रंग के, काले और गोरे के विचार को लेकर के काफ़ी कुछ इनको सुनाया। और डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन था जिसका नाम था मैरिट्सबर्ग। यहीं पे गांधी जी को धक्का देकर के उतार दिया गया। ऐसी घटनाओं से गांधी जी काफ़ी व्यथित हुए। उनकी भावनाओं को ऐसी ठेस पहुंची कि अपने मन में विचार किया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ जब रंग भेद के मामले को लेकर के ऐसा कुछ हो सकता है तो और लोगों का क्या होता होगा। अब गांधी जी के विचार में ये लगने लगा कि क्यों ना इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जो लोगों का हक और अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए और ऐसे लोगों के साथ आखिर कैसे हो सकता है। ये सब जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए 1894 में गांधी जी ने एक नटाल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की
एसोसिएशन की स्थापना की, जो नस्लभेद की टिप्पणी और नस्लभेद के मामलों के लिए क्या करता था, विरोध करता था। ये उसका उद्देश्य था। आगे चल करके 1903 में आगे चल करके 1903 में देखा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन की स्थापना की गई। 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की गई थी। इंडियन ओपिनियन का भी एक यही ऑब्जेक्टिव था कि अपने जो भारतीय विचार थे वो सरकार के सामने रखे जाए कि आखिर ऐसे नस्लभेद टीका टिप्पणी क्यों हो रही है, और इसकी स्थापना इसी के लिए की गई थी कि इसके खिलाफ क्या किया जाए, आवाज़ उठाया जा सके। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो बाद में चल कर के 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से बन गया, फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से जाना गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्ज़ाम में कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो इसकी स्थापना साउथ अफ्रीका में ही हुई थी और 1904 ईस्वी में हुई थी। ये सारी घटनाएं गांधी जी ने काफ़ी प्रयास किया, और इन सब प्रयासों से लोगों ने देखा कि रंग भेद के मामले को लेकर के गांधी जी काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों की आवाज़ को सरकार के पास तक पहुंचा रहे हैं, और उसके लिए नस्ल भेद की टिप्पणी के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में देखा जाए गांधी जी के विचार और व्यक्तित्व जो ऑटोमेटिक लोगों के सामने उभर के आ रहे थे, और ऐसा नहीं था कि ये चीज़ अफ्रीका में ही उनके व्यक्तित्व की चर्चा हो रही थी, वो चीज़ें भारत में भी चर्चा, कोई भारतीय मतलब ये चर्चा हो रही थी, कोई भारतीय ऐसा है जहाँ पे लोगों के विरुद्ध क्या कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, लोगों के अधिकार और संरक्षण के लिए क्या कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। और इस समय की परिस्थिति देखिए, घटना कब की हो रही है, 1904, 1903, 1912, ये सब घटना उस समय हो रही थी। लेकिन इंडिया में भी क्या क्या उस समय आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही थी। तो कहीं न कहीं लोगों के दिल में गांधी जी एक नेता के रूप में धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उभर रहे थे। तो अब एक घटना और हम देखेंगे 1906 की। 1906 में एक टॉल स्टाय फर्म की स्थापना हुई। टॉल स्टाय का मतलब होता है शिल्पकारी शिक्षा से। 1906 में एक टॉल स्टाय फर्म की स्थापना की गई। गांधी जी ने ही किया और किसी ने नहीं। टॉल स्टाय फर्म की स्थापना की गई मॉलन नहीं थे, वो कॉलन थे, कॉलन बक के सहायता से। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यूपीपीएससी भी अब थोड़ा डीप में जाने लगी है। तो कहीं ये सारे जितने भी क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कुछ नया डालने के लिए क्वेश्चन में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट किया जा सकता है। तो 1906 में टॉल स्टाय फर्म की स्थापना कॉलन बख्श की। उसी समय एक एक्ट पारित किया गया साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के द्वारा, वो था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें यह कहा गया कि जितने भी एशिया के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे भारत के लोग आ रहे हैं, उनके लिए जो है कम से कम 3 साल यहाँ रहना ज़रूरी है। 3 साल के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको अपने पैसे से जाना होगा, उसके लिए कोई खर्च नहीं मिलेगा। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ये जो आदेश था, मतलब कि जो आज्ञा थी, इसका गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। विरोध मतलब अवज्ञा किया। अवज्ञा जब किया गया तो एक आंदोलन तैयार हो गया, जिसका नाम दिया गया अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। इन सब चीज़ों के बाद फिर वह गांधी जी कई बार भारत आए गए। सबसे अच्छी बात ये रही कि अब इसके बाद जितने भी वो प्रोटेस्ट किए, आंदोलन उन्होंने किया, उनमें उनको सफलता मिलती गई, और उनका व्यक्तित्व एक ऊंचे लेवल का, एक ऊंचे दर्जे में तब्दील होता गया। लोगों के नज़रों में, लोगों के दिलों में गांधी जी धीरे धीरे उतरने लगे और एक आदर्श नेता के रूप में जाने लगे। देखिए, गांधी जी का अगर थोड़ा सा एनालिसिस इस हिसाब से किया जाए तो कहा जाता है कि गांधी जी जितने अच्छे एक राजनीतिज्ञ थे, उतने अच्छे एक संत भी थे। संत कैसे थे इसकी मैं चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन ज़रूर करूंगा। तो अब देखेंगे कि 9 जनवरी 1915, उससे पहले एक घटना और जो हम भूल रहे थे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 23 दिसंबर
हाँ 23 सितंबर को हुआ क्या, एक गिरमिटिया प्रथा साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में लागू हुई। इसका भी मतलब यही था कि अब कोई जो आएगा बिना 5 साल यहाँ रहे नहीं जाएगा और एक तरह से वो बंधुआ मजदूरी का काम करेगा। तो अब इन सब चीज़ों का भी विरोध किए, लेकिन इस बार हुआ क्या कि इस बार जो लोग आए थे भारत, उससे इसके बाद जो है गांधी जी भारत आए, और भारत जब आए तो इस बार इनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, कस्तूरबा नाम था, कस्तूरबा जी कहें कि ऐसा है कि अकेले आप ही घूमेंगे कि हमको भी कभी विदेश घुमाएंगे। तो गांधी ने जो कहा कि इसमें क्या बात है, चलो तुम भी घुमाओ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो गिरमिटिया प्रथा थी और इसको लेकर के जो सत्याग्रह का एक आंदोलन किया गया था, उसमें कस्तूरबा जी के साथ में 16 लोग और आए थे, 16 लोग और आए थे और इसका बड़े कड़े तरीके से विरोध किया और फाइनली लास्ट में जा कर के गांधी जी की क्या हो गई, गांधी जी की जीत हुई। अब ऐसे चिन्हों से गांधी जी का कद और बढ़ गया, लोगों के दिलों में ऐसे उतर गए एक महान नेता के रूप में, और लोगों को लगने लगा कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है और अगर गांधी जी के पास लेके जाएं तो वो सॉल्व हो सकती है। अब इसके बाद जो है 9 जनवरी सन 1915, इस डेट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 9 जनवरी 1915 इनसे 2 क्वेश्चन बने हैं। जो 9 जनवरी 1915 कभी ईस्वी में पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब आए, तो 1915 होगा। और 9 जनवरी गांधी जी एक भारत के लिए एक तरह से प्रवासी का रूप धारण कर लिए थे, तो अब 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ गए, हमेशा के लिए कहाँ आ गए, भारत आ गए। गांधी जी भारत आए तो अब हमेशा तो लगभग ये पढ़ाई के बाद विदेशों में रह लिए थे, इससे पहले इंग्लैंड में रहे, फिर अफ्रीका में रह के आए। तो अब इन्होंने सोचा कि अब कुछ हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि घर पे ना रह करके, घर पे ना, आजकल के लड़के समझ ही रहे हैं कि रूम भी लेने जाते हैं तो कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रूम चाहिए। अब क्यों चाहिए वही जानते हैं, फ़िलहाल वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं सारी बंधन बाधाओं से। तो गांधी जी आए, भारत आए, और इन्होंने पहले आए और हैदराबाद पहुँचे, सॉरी हैदराबाद कहाँ है अहमदाबाद पहुँचे। कहाँ पहुँचे, अहमदाबाद पहुँचे। जब गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे तो एक जगह थी, जगह का नाम था काबरोज, जिसका कई लोग कई तरीके से नाम लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल गुजराती में जो भी नाम रहा हो। उस जगह पे इनके एक दोस्त जो थे जीवनलाल से गांधी जी ने पूछा कि दोस्त, जो आपका घर है क्या आप हमें किराए पे देंगे। अब ये बताइए, यहाँ तक आते थे गांधी जी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठ चुका था कि अब उनको कौन मना कर सकता था कि हम आपको आपके घर में नहीं रखेंगे। हर एक व्यक्ति चाहता था कि गांधी जी हमारे यहाँ के रहें। लेकिन जीवनलाल ने एक बार कहा कि गांधी जी ये बताइए, आपके पास आधार कार्ड वगैरह है क्या ऐसा भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि उस समय आधार कार्ड नहीं बन रहा था। अब जीवनलाल ने अपने घर को रेंट पे दे दिया, रेंट मतलब किराए पे दे दिया, और बाद में चल करके यही जो घर था वो सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना गया। और फिर गांधी जी आगे चल करके साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाए जिसका नाम क्या था, साबरमती आश्रम।
साबरमती आश्रम। फाइनली अब गांधी जी जो है भारत में आ चुके थे और लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई थी कि अब जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जो अगर गांधी जी से कहा जाए तो वो उस समस्याओं को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इनके जीवन परिचय में हम लोगों ने इनके बारे में इतना जाना, गांधी जी के जन्म से लेकर के इनके बच्चों के बारे में, इनकी शादी के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में और इनके साउथ अफ्रीका भ्रमण के बारे में, वहाँ के आंदोलनों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब एक चीज़ देख ले, अगर जीवन परिचय की बात हो रही है तो शुरू से लेकर लास्ट तक द एंड यहाँ कर देते हैं। हुआ क्या, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। आप लोग को अच्छे से पता है कि इनकी हत्या में कौन शामिल था, कौन था? एक नाना आप्टे जी थे और एक गोडसे जी थे। नाम पूरा क्या था इनका? नाथूराम गोडसे। इसने महान व्यक्तित्व की जिसने हत्या की, बाद में चल इनका बचना तो मुश्किल था, कोई उसमें बचाने वाला कोई मतलब ही नहीं था कि कोई इनको बचा ले। तो बाद में चल के नाना आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई। तो आज के वीडियो में, और जो एक और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुई होगी, आपने देखा कि गांधी जी का पूरा एक जीवन परिचय आपके समक्ष मैंने ओपन करके रख दिया। अब आपको एक चीज़ समझ में आने लगा होगा कि आखिर गांधी जी की सोच क्या थी देश के प्रति या लोगों के प्रति, उनके विचार क्या थे। और अब जब मैं इनके गांधीवादी आंदोलन के बारे में बताऊंगा तो जिनके मन में थोड़ा भटकाव रहता है या फिर गांधी जी को लेकर थोड़ा सा कुछ उनके विचारों को लेकर कुछ शंका व्यक्त होती है, जो शंका व्यक्त होती है वो अब क्लियर हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की वीडियो जो अपलोड होगी उसमें आप गांधीवादी आंदोलन देखेंगे और वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि अब आंदोलन गांधी जी का शुरू हो चुका है, अब मज़ा खूब आने वाला है। तो आज ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।